लगभग 5 तारीख की शाम को 15-16 ट्रक रुझान आगे पहुँचे। इसमें सारे हिंदूज थे, सारे सिख्स थे हिंदू मतलब। और सिख्स थे। हाँ। और अगले दिन सुबह वो सारे भर के चले, और जैसे ही वो चले तो रुझान से नॉर्थ में एक गांव में बदली, 15 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर होगा, वहाँ उसकी रुझान के आउटस्कर्ट्स पे कुछ कहें तो बलूच आर्मी थी या कुछ और मिसक्रिएंट से उन्होंने गोलियां चला दी। सब के सब मारे गए। सबके सब मीन्स कितने? जितने भी उसके ट्रक्स में 400-500 लोग हो सकते हैं। हमारे भी कई लोग सोनामा से बचा के ले आए थे। उनमें एक मेरी मदर की मासी जी हैं जो परवल में रहती थी, उन्होंने भी शायद 50-60 तोले 70-80 तोले बचा लाए थे। और भी कई परिवार लोग बचाए ले आए हों। कोई बड़ी बचाने का जरिया क्या था, कहाँ, कैसे? इनका तो कोई कभी पिंडदान भी नहीं हुआ होगा है जी। दोबारा कभी, क्योंकि इनके लोग बचे ही नहीं। इनको तो कभी मोक्ष ही नहीं मिला होगा, पिंडदान नहीं हुआ होगा। इनके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा, कभी किसी ने बात ही नहीं की होगी। पिंडदान करने वाला कोई था ही नहीं। था ही नहीं ना। कोई बताने वाले नहीं, कौन मरने वाले कौन थे, बताने वाले कौन थे, कौन किसके लिए पिंडदान, किसका मोक्ष। सारी गुफ्तगू के बीच में एक बात आती है कि मुझे कहीं ज़बान नज़र नहीं आई जो आपकी बुजुर्गों की ज़बान थी। वो आपकी पीढ़ी तक कायम है या आप भी भूल चुके हैं, या आपके? मेरी बेटी कुछ कुछ जानती है और आप? मैं तो खैर 99% जानता हूँ। जानते हैं। मेरी बेटी कुछ कुछ वर्ड मेरे से इंग्लिश कुछ सेंटेंस उसमें बोलती है। पापा जी नमस्ते, लड्डू पेड़े सस्ते, ऐसे समथिंग लाइक दैट, इस तरह इस टोन में बात करती है। मेरा नाम है देवानंद तनेजा। पिताजी का? लेट श्री नथला राम तनेजा। और दादाजी का? श्री मिलावा राम तनेजा। मिलावा राम तनेजा। और जाएंगे अगली पीढ़ी पे? जी हाँ, जी हाँ। जी बताइए। परदादा थे श्री घणू राम तनेजा। ठीक है। सरदादा थे श्री खोताराम तनेजा। ठीक है। उसके ऊपर भी मेरे पर डायरी में लिखे हुए हैं। कोई बात नहीं, हम यहाँ तक चलते हैं। आपके दादाजी वहाँ पर क्या कारोबार किया करते थे? मेरे दादाजी जो थे वहाँ के मीरों के, जो कि नवाब थे वहाँ के, उनकी हज़ारों एकड़ ज़मीन थे। उनके रेंट कलेक्टर थे। ज़मीनों में किसान खेती करके उपज कलेक्ट कर रहे हैं। जब उपज हार्वेस्ट होती थी, गेहूँ, चना, सरसों, जो भी कलेक्टर, उनका सामान लदवा के गोदामों में रखवा देते थे। कारदार बोलते थे उनको। काम था रेवेन्यू कलेक्शन। जो ज़मीनें थी ये कहाँ थी, मतलब कि आपके दादाजी का जो एरिया था वो कहाँ था? उनका हेडक्वार्टर था शाहवाली, एक गांव है जो कि रुझान प्लेस ऑफ रेजिडेंस से 8-10 किलोमीटर साउथ सिंध बॉर्डर पे था। वहाँ वो किराए पे रहते थे। वहाँ दूर दूर तक ज़मीनों की फसल कलेक्शन करके मीरों के गोदामों में रखते थे। ये तो उनका वो हुआ वर्किंग एरिया, लेकिन वो रहते कहाँ थे? रुझान में। रुझान कहाँ आया? रुझान ज़िला डेरा गाजी खां के राजनपुर तहसील का ऑलमोस्ट सदर्न मोस्ट विलेज, सिंध नदी के किनारे। जी, क्लियर। और आपके दादाजी के आगे जो आपके पिताजी थे, यानी कि हमारे पिताजी 4 भाई थे। चारों को चारों दुकानदारी करते थे रुझान के अंदर। उनके नाम भी बता ही दें। सबसे बड़े थे श्री निहाल चंद तनेजा। उनके नेक्स्ट 2 नंबर पे थे श्री उधाराम तनेजा। तीसरे नंबर थे श्री लाडू राम तनेजा। मेरे पिताजी सबसे छोटे थे श्री नथला राम तनेजा। ठीक है। और ये जो कारोबार था दुकानों का ना, आपने बताया, ये दुकानें किस किस चीज़ की थी? करियाना की दुकान, मोस्टली करियाना की। कई चीज़ें मिक्स भी रखते हों, जैसे हमारी लैंग्वेज में बजाजी कहा जाता है, बजाजी की दुकान थी। करियाने की को परचून की दुकान, परचून की दुकान। अब ये चारों क्या संयुक्त परिवार था, जॉइंट फैमिली थी? हाँ, जॉइंट परिवार इस तरह था कि हर मैरिड लड़के को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर को अलग अलग कमरा मिला था। उनकी चूल्हा शायद एक था। जो सबसे बड़ा था उसका चूल्हा अलग था, उसकी दुकान भी अलग थी। क्योंकि उम्र में हमारे फादर से तो वो कम से कम 16-17 साल बड़ा था। बड़ों से भी 8-10 साल बड़ा था। उसका रुतबा कुछ अलग ही था। हमारे दादाजी 1929 में के करीब वो गुजर चुके थे। तो
उसका रुतबा तकरीबन घर में हेड ऑफ़ द फैमिली जैसा भी था तो बड़ा भाई वो। अच्छा, दादाजी को आपने नहीं देखा है? मैंने दादी को नहीं देखा मैंने, मेरे पिताजी को भी याद नहीं कि उनके पिताजी उनके कैसे थे। तो फिर आपको कभी आपके पिताजी ने ये भी बताया होगा आपको कि अगर आपने कभी पूछा हो या कभी उन्होंने मूड में बताया हो कि हमारा घर वहाँ पर ऐसा था, उसका नक्शा ऐसा था, तो वो कैसा था? नक्शा उनका ऐसा था कि एक बहुत बड़ा घेर था, कहें तो 4 एकड़ में 3 एकड़ में, कनालों की बात नहीं, कुछ एकड़ में था, जिसका फ्रंट गेट ऐसा था कि उसमें शायद हाथी भी गुजर जाए, ऊँट तो गुजर ही जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अंदर उनका अपना कुआं भी था और शायद कुछ ब्लॉक्स बने थे 2 स्टोरीड, कोई कच्चे भी नहीं थे, पक्के भी थे, ईंटों के थे, पर जैसे पुराने हिसाब से थे कि वो कड़ियाँ डाल दी, ऊपर कुछ टाइलें लग के बना दिया। 2 स्टोरी एच फॉर्म में थे, तकरीबन 40-50 कमरे थे। तो और परिवार भी कई परिवारों के थे उसमें, क्योंकि मैंने बताया आपको कि फैमिली ट्री में चाचे ताए के 5वीं जनरेशन 3री-4थी जनरेशन तक के एक ही उसमें कुंडे में थे। यानी कि ये जो हमारे 40-50 कमरे थे, इसमें हमारा ही परिवार रहता था? मेरे दादा परिवार के, औरों के दादा भी परिवार, ये 44 तो बाकी में थे। हमारे दादाजी पिताजी, उनके लिए 4-5 कमरे मिले थे उनको। ठीक। तो समझ में कि इन इनफैक्ट 34-35 इंडिपेंडेंट यूनिट फैमिलीज रहती थी वहाँ पे। 40 तनेजा परिवार था? 40-45 सारे तनेजा परिवार था। सबके परदादा श्री खोताराम जी, खोताराम जी के सब परिवार थे। समझ गया मैं। ये जो आपने बताया कि उसमें उसी प्रांगण में, उसी दलान के अंदर एक कुआं था, आपने बताया ना, कुआं था। तो उस कुआं जो था वो तनेजाज का था, किसी पर्टिकुलर नाम से मतलब बुलाया जाता था कि ये उनका खूह है? नहीं, वो नहीं माना जाता, क्योंकि बाहर पड़ोस में एक था, उसको बोलते खेडू दा खूह। खेडू दा खूह। अब खेडू कौन था? क्योंकि वो घर से दूर था। हाँ। वो आगे तनेजाज भी थे, मुखीजाज भी थे, रहजाज भी थे। अच्छा। तो कह नहीं सकते कि खेडू 1750 में कौन था, इसकी मिसिंग लिंक है ये। ठीक है। ये सारा रुझान की ही हम बात कर रहे हैं ना? रुझान का है। ठीक है। एक कुआं और था जो कि बाउंड्री पर था, बंद पे था, नदी से बचाने की जो बंद था, उसके फिर एक कुआं था, उसका नाम मुझे यानी, एक कुएं का नाम खेडू दा खूह। मेरे मैप में 2 नाम लिखे कि कौन से कुएं हैं, ये कौन सा कुआं है। हम देख लेते हैं। जेठाज कुआं, मेरे पास जेठाज कुआं जो पड़ोस में था हमारे घर से मुश्किल से 50 मीटर या 100 मीटर दूर था। 100 मीटर दूर, 100-200 मीटर दूर था। जो खेडू वाला था वो एक्चुअली नहीं था, ये जेठाज था। ये जेठाज वेल था, खेडू नहीं था। खेडू का मेरा अंदाजा शायद बाउंड्री पे था, बाउंड पे था। चलिए, कोई नहीं। और इसमें कुछ ऐसा है जो आप बताना चाहते हैं? इसमें कुछ ऐसा है? नाम आपने बता दिए हैं मुझे पहले, बाकी डिटेल्स है कि यहाँ किस किस के घर थे। मीर के बंगलो थे, ताज मोहम्मद बेंगलो है, बैरम खान बेंगलो है, नवाबी मस्जिद है, बाज़ार है, पुलिस स्टेशन है, धर्मशाला है, सरस्वती मंदिर है, किन रोड है, राजनपुर रोड है, कोर्ट्स हैं, कुछ इस तरह कई चीज़ें हैं इसमें। स्कूल भी है, शायद कोई साउथ में स्कूल भी है कहीं, ऐसा कुछ थोड़ा आइडिया। ये रफ मैप है, कोई एक्सोड नहीं। मैं समझ गया। कोई नहीं, इस पे करते हैं। कभी उन्होंने बताया होगा कि हाँ हमारे कारोबार सब अच्छे चल रहे थे, हम सब शांति से रह रहे थे जी। तो फिर ऐसा आपके परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था 47 में, और किस तरह से हाँ हमें आना पड़ा, उस पर ज़रा रोशनी डालें। खबरें आ रही थी भाई पाकिस्तान का पार्टीशन हो, इंडिया पाकिस्तान जो है अलग हो रहे हैं, इंडिया का पार्टीशन होने वाला है और जाने में फ़ायदा है, फ्यूचर के अनसर्टन है। इवन हमारे पेरेंट्स को हमारे वहाँ के नवाब ने बता दिया, चाहता था वो कि हम वहाँ रहें, कहते लेकिन अब इज़्ज़त से अभी चले जाओ, अच्छा है, फ्यूचर अनसर्टन है, हमें खुद ही नहीं पता हमारा क्या होगा। ये नवाब का नाम इसमें मेंशन है? नवाब बलक शेर मज़ारी। अच्छा, जो कि बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने। ठीक है, एक्टिंग इंटरिम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो फिर उन्होंने ये कह दिया कि हमें खुद नहीं पता, हमें खुद ही पता कल हमारा क्या होने वाला है, इसलिए आप अपना देख लें। जी हाँ। तो फिर अच्छा, फिर बाद में जब हमारे लोग रिलीफ सेंटर, इवैक्यूएशन सेंटर में इकट्ठे हुए फॉर गोइंग बैक, तो समय समय पर आते भी रहे भी, आप प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ वापस आ जाओ, क्योंकि रुझान के ज़्यादातर लोग जो थे उनका हमें
वापस लाने में इंटरेस्ट था उनका भी, आओ यहाँ पे क्योंकि दुकानदारी करते हो आप, हमें ज़्यादा हमसे सूद भी नहीं लेते हो तुम। तो लेकिन मैंने बोला भी ठीक है हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं। कुछ लोग आते थे फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को भी लाते थे, प्लीज़ आ जाओ वापस। आते थे मीन्स की जब आप लोग यहाँ आ गए थे उसके बाद यहाँ आ गए थे? नहीं, जो पहला जो वो था रेस्क्यू सेंटर जहाँ पे कुछ दिन के लिए जाके कैंप, पहला रेस्क्यू कैंप था जो, हाँ। वो रुझान से निकल के मेरा जो पहला रेस्क्यू कैंप था वो राजनपुर में था। वहाँ कब तक रहे थे? 3-4 दिन रहे होंगे, 3-4 दिन। फिर नेक्स्ट कैंप में चले गए, वो शायद जामपुर था। अच्छा ठीक है। जामपुर था ही था, राजनपुर भी था, जामपुर भी था, और तीसरा और लास्ट कैंप जो था वो मुजफ्फरगढ़ भी था। डेरा गाजी कहाँ कैंप था नहीं था मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, डेरा गाजी हो भी सकता नहीं बस, क्योंकि काफ़ी दूरी का भी ज़्यादा, एक रेस्क्यू कैंप बीच में, रिलीफ कैंप डेरा गाजी में होना चाहिए। कभी बताया उन्होंने कि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र किस तरह कटा था? जो हादसात हुए थे क्या वो हमारे परिवार के साथ भी बहुत पेश आए थे? खौफनाक था। ये बात अलग है कि जो वहाँ से चल पड़े सही सलामत, उनको किसी की जान नहीं गई, लेकिन खौफनाक मंजर था। सारे डब्बों में, रेल के डब्बों में भेड़ बकरी तरह ठूसे हुए थे, रोटी साथ थी, जो कि उन्होंने मुजफ्फरगढ़ में रेल स्टेशन किनारे बनाई थी, और उनको अपनी जान खतरे में दिखाई दी थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, और कुछ कोई भी खतरा था कि थोड़ा बहुत जब सोना छुपा के लाए हैं, रास्ते में उनकी तलाशी ली जाएगी और सोना निकाल लिया जाएगा। ये हमारे परिवार की बात है? नॉट नेसेसरली, कुछ का मैंने सुना है। जो मेरे ब्रदर इन लॉ के फादर इन लॉ थे श्री हुकमचंद भुगड़ा, उनका तो सर एग्जैक्ट केस था। वो ले आए, उनकी तलाशी होनी थी उन्होंने, लेकिन वो क्लेवरली छुपा लिया। अभी तलाशी करके ले गए, दोबारा तलाशी करो, तो इस तरह उन्होंने सोना बचा लिया। लेकिन बाकियों की तलाशी हुई, सोना ले लिया नहीं ले कहना मुश्किल है। हमारे भी कई लोग सोना वहाँ से बचा के ले आए थे। उनमें एक मेरी मदर की मासी जी हैं जो परवल में रहती थी, उन्होंने भी शायद 50-60 तोले 70-80 तोले बचा लाए थे। और भी कई परिवार लोग बचाए ले आए हों, कोई बड़ी बचाने का जरिया क्या था? कहाँ, कैसे छुपाया, कैसे था छुपाए? जब तक घर थे तो छोटी सी हांडी दीवार में डाल रखी थी, किचन की चिमनी के ऊपर डाल रखी थी जी। जब आए तो आर्मी की एस्कॉर्ट थी, आर्मी के सामने पुलिस, वहाँ के लोग ज़्यादा बोल नहीं सकते थे, उनको अपनी जान का खतरा हो गया था मुसलमानों को, इसलिए आर्मी की सुपरविजन में वो ले आए हूँ, ऐसा चांस है। मतलब बाद में? हाँ, नहीं या सेम टाइम पे? सेम टाइम पे, बाद में जाने का मतलब ही नहीं है। अच्छा। तो लेकिन उससे पहले ही उनसे ज़्यादातर जमा तलाशी में सब कुछ उनसे खाली करा लिया गया था। ठीक है। हाँ, उनको सिर्फ 3 कपड़ों में आने की इजाज़त थी। हाँ, कुछ रोटी का इंतज़ाम कर लिया था, कोई आटा वगैरह, कुछ साबुन वगैरह, कुछ सामान रख लिए थे, लेकिन कोई वैल्यूएबल से कुछ नहीं ला सके वो। ठीक है। तो ये जो आपके परिवार की आप बता रहे हैं, इसमें ये भी हुआ था कि कोई जान का नुकसान भी हुआ था? ऐसा कोई सुना नहीं है, लेकिन वो ज़रूर हुआ कि जो आसपास के 15-16 गांवों के लोग जो यहाँ इकट्ठे हो गए थे, भी हमें सुरक्षित रहना है तो हमें रुझान में रहना पड़ेगा। रुझान में मीर साहब के जितने भी अस्तबल थे, कमरे थे, धर्मशालाएँ थी, सब में उन गांवों के लोग आके रहने शुरू। हिंदूज, कुछ सिख भी थे उसमें। अच्छा, हाँ, वो कोई हाँ, थोड़े बहुत सिख थे, ज़्यादा नहीं थे। सिख मतलब वही जिन्होंने यहाँ आना था। जी हाँ, सिख थोड़े थे, और हमारे ज़्यादा थे बिरादरी के, वो वहाँ रहे। ये मीर साहब कौन हुए? मीर साहब हुए जो मीर बलक्षीर मदरी, जो कि तीन नवाबों में का सबसे बड़ा भाई। ठीक है जी। तो अब तैयारी हुई एक प्रोपेगेंडा के रूप में कि भाई 5-6 तारीख को यहाँ से 15 ट्रक निकलेंगे, आपको आर्मी की सुपरविज़न में आपको सही सलामत ट्रेन पर चढ़ाया जाएगा, आप बैठो यहाँ पे। लगभग 5 तारीख की शाम को 15-16 ट्रक रुझान आगे पहुँचे। इसमें सारे हिंदूज थे? सारे हिंदू और सिख थे। और अगले दिन सुबह वो सारे भर के चले, और जैसे ही वो चले तो रुझान से नॉर्थ में एक गांव में बदली, 15 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर होगा,
वहाँ उसके रुझान के आउटस्कर्ट्स पे कुछ कहें तो बलूच आर्मी थी या कुछ और मिसक्रिएंट से उन्होंने गोलियां चला दी, सब के सब मारे गए। सबके सब मीन्स कितने? जितने भी उसके ट्रक्स में 400-500 लोग हो सकते हैं, आप मोटा अंदाजा कि 300 लोगों, 400 लोगों, 500 एक्चुअली सम हंड्रेड्स ऑफ देम। 15 ट्रकों की टोटल आबादी जो थी, जो रहने वाले दो उसके अंदर दो थे। ट्रक तो चले गए थे, उनमें से अच्छा। दो ट्रक निकाल दिए, क्योंकि एक ट्रक का ड्राइवर तो शायद ईसाई था, हाँ। दूसरे ट्रक का ड्राइवर सिख था, मैं ऐसा सुना है मैंने। बाकी 14 ट्रक थे जो हाँ। उनके ऑक्यूपेंट्स जो थे, कुछ सम हंड्रेड्स ऑफ सम हंड्रेड्स, यस। वो सारे के सारे मारे गए। उनमें से कोई इक्का दुक्का जान बचा के भागने सफल हो, कोई हालात तो नहीं थे, बच गया। मुझे आई डोंट थिंक कोई बचा हो। और जब बाकी जब यहाँ खबर पहुँची, फिर सबकी वहाँ से शव इकट्ठे करके रुझान में उनका कलेक्टिव दाह संस्कार किया गया, मिट्टी का तेल छिड़क के। और इस दौरान हमारा परिवार कहाँ था? हम रुझान में थे, हमारे में से कोई नहीं चढ़ा था। और हमारे वो आसपास के गाँवों के हो सकते हैं, तरेजा परिवार कोई नहीं था। रही जात का अंजत मेरे ख्याल कोई नहीं था। मुखी जात का मैंने सुना नहीं कि उनमें से कोई हो। वधवात का मैंने सुना। ये आसपास के 10-12 गांव थे, सोन म्यानी, किन, मिठनकोट, मीरापुर, उनके हो सकते हैं, बट इट डिफ़िकल्ट टू से किस किस गांव के थे। कुछ प्रॉपर रुझान के मैं कह नहीं सकता, क्योंकि रुझान की भी बहुत बड़ी आबादी थी। सब परिवार, उन परिवारों से कोई मारे गए, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या रहा होगा कि आपके बुजुर्गों ने कब, किस वक्त, किस पल ईश्वर से प्रार्थना की होगी कि हम इस दायरे में नहीं आए, हम बच गए? नहीं तो शायद वो हादसा हमारे साथ भी पेश हो सकता था। 6 तारीख को ये खबर सुनते ही वो उन्होंने सांस ली होगी, चलो हम बचे। हालांकि हादसा बहुत दर्दनाक है, हमारे ऊपर नहीं भी थी। उस समय उन्होंने सोचा होगा भी चलो अगर हम बैठते तो हम भी साथ साथ हम भी मारे जाते। तो कभी ये पता नहीं चला कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से वो नहीं चढ़े, या उन्हें पता था कि नहीं अभी यहीं रखना है, या कुछ ऐसा कभी? कुछ फैमिली लीडर्स बोलते कि नहीं अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हालात ख़राब हैं। हमने पटेल जी से रिक्वेस्ट की होगी आर्मी भेजने की, जब हालात अच्छे होंगे तब जाएंगे। कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि पाकिस्तान तो कहने की बात है, इंडिया ही रहेगा, हमें नहीं जाना यहाँ से, इस तरह के लोग भी थे। यस। और कुछ अभी सोच रहे थे कि जाएं कि नहीं जाएं। कोइंसिडेंस से कुछ लोग वहाँ पे रह, कुछ और भी जा सकते थे। कलेक्टिव डिसीजन को हो या बाई चांस वो बच गए, ऐसा कह सकते हैं। आपने बताया कि सबको एक ही टाइम पे मिट्टी का तेल छिड़क के किया गया। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे कुछ हादसे हमने इन्हीं कहानियों में सुने हैं, लेकिन एक बार ये सारा सुन के वो लगता है कि वाली वारिस कोई नहीं बचा था, तो सरकार की तरफ से यही एक वो था कि चलो कर दो। बड़ी बार ऐसा कि जिम्मेवारी और किसी की हो नहीं सकती थी। नियरेस्ट ये रुझान में आए थे, वो रुझान में जो अवेलेबल कम्युनिटी है उसी की जिम्मेवारी बनती है उनकी दाह संस्कार की। दाह संस्कार एक फॉर्मेलिटी रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअल के चेहरे नहीं पहचाने जा सकते, रिलीजियस राइट्स नहीं किए जा सकते, कहाँ से कोई उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ रिलीजियस कोई पंडित नहीं, कुछ नहीं है। तो एक हिसाब से क्रीमेशन का एक राइट कर दिया कि चलो भाई ईश्वर से प्रार्थना है कि इनकी आत्मा को शांति दे। एक मिट्टी के तेल, हालांकि हिंदू समाज में एक हिंदू की जो लास्ट राइट्स भी एक तरीके से होते हैं। हाँ। वो उस तरह से करने के हालात नहीं थे करने के। वैसे तनेजा साहब, मैं अभी इस चीज़ को सुन के वैसे सोच रहा हूँ, इनका तो कोई कभी पिंडदान भी नहीं हुआ होगा। हाँ जी। दोबारा कभी, क्योंकि इनके लोग बचे ही नहीं, इनको तो कभी मोक्ष ही नहीं मिला होगा, पिंडदान नहीं हुआ होगा। इनके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा, कभी किसी ने बात ही नहीं की होगी। पिंडदान करने वाला कोई था ही नहीं। था ही नहीं ना। कोई बताने वाले थे, कौन मरने वाले कौन थे, बताने वाले कौन थे, कौन किसके लिए पिंडदान, किसका मोक्ष। ये बात जो आप आज मुझे बता रहे हैं, ये आपने कहीं मेंशन की है, परिवार को बताया कि हाँ हमने, या किसी अपने यार दोस्त को बताया कि हाँ हमारा परिवार भी ऐसे आया था, हमने हमारे बुजुर्गों ने बताया फॉर, लेकिन कुछ बताया है। हाँ। ये बदली इंसिडेंट बताइए उनको। अच्छा। और कि भाई बाकी चीज़ें बताई हैं। दूसरे ने बोला हाँ कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। दूसरे लोग थे, अच्छा। मिस्टर चुग थे, जो कि आजकल इंदिरापुरम में रहते हैं, बिलोंग करते हैं वो ग्राउंडा से।
तो कहते हाँ कुछ कुछ वैसी चीज़ें बाकी जगहों पे वैसी हुई थी कुछ कुछ। यानी कि ये चीज़ आपने बताई है अपने ही कास्ट के लोगों को, अपने ही पंजाबियों को। जी हाँ, जी लेकिन अगर हम लोग कई बार जैसे अभी समाज में होता है ना कि हम अदर कास्ट को बताते हैं कि हमारे सेक्रीफाइसेस इतने थे या हमारे बुजुर्गों ने ऐसा सहा, तो कई चीज़ें तो विश्वास में ही नहीं आती नहीं उनके। नहीं, मैंने जिसको बताया वो 42nd बैच है, जो कि कुछ बंगलौर में बैठे हैं, कोई मैसूर में बैठे हैं, कुछ मध्य प्रदेश में बैठे हैं। वो हमारी कास्ट के लोग, दूसरे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको बताया मैंने। आपने जब मुझे पहली बार कॉल किया था, जी आपने मुझे पहली फ़ोन कन्वर्सेशन में ये बताया भी था, जी तो मैं तभी से दिमाग में था कि कुछ चीज़ें ना सामने नहीं आ पाती हैं जी हाँ, दुनिया जी सब, और या तो कोई बताना नहीं चाहता या बताने वाले लोग चले गए हैं। जी हाँ, जी हाँ। और जो आपकी जनरेशन है या आपके कमिंग जनरेशन है आपके नीचे, उन लोगों को शायद इससे कोई सरोकार नहीं है। जी जी जी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दस्तावेज में आनी चाहिए कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ था। राइट अप जाएगा कहाँ? दस्तावेज बनाऊँ? दस्तावेज आगे बच्चों ने पढ़े नहीं है। मैं तो दस्तावेज बना रखा है मैंने, 25 पेज का राइट अप है। अच्छा उसमें 15-20 इंसिडेंट्स भी लिखी हुई हैं, अच्छा। इंक्लूडिंग बदली इंसिडेंट। हाँ हाँ और वो मीर साहब पलवल आए, वो इंसिडेंट भी लिखी पलवल। वो दिल्ली में आए शादी अटेंड करने के लिए। हाँ उनको फिर BR रहेजा टेलर्स ने के जो मालिक थे बलदेव राज जी या संतराम के बेटे, उन्होंने बोला कि अपनी भाषा में, तू मीर बलक शेर ने भी? अच्छा बोलते नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। कि तू बलक शेर तो है? हाँ तो नहीं मैं नहीं हूँ। इसके पीछे दौड़ लिए। कहते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बताओ आप मीर बलक शेर मज़ारी हैं? कहते हाँ मैं बलक शेर मज़ारी हूँ। कहते हमने आपके स्वागत के लिए पलवल में रुझान बिरादरी इकट्ठा कर रखा है, चलो चलते हैं वहाँ पे। मुझे ये वाला वाक्य अगर आप हो सके तो तफसील से बताएं कि आखिरकार वो जब आए थे मीर साहब, हाँ। वो क्यों कर आए थे यहाँ पे? क्या कोई कॉन्फ्रेंस थी या क्या था, और मीर कैसे वो मीर टेलर? बलक शेर मज़ारी जी जी क्यों आए थे? जो उनका बड़ा भाई था, छोटा भाई था शेरबाज का मज़ारी, वो तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 1947 में अंडर ट्रेनिंग थे एज कमीशन्ड ऑफिसर, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो उनके तो अपने आर्मी के दोस्त सर्कल था। जो 1952 की बात है, मेरे जहाँ तक ख्याल है कि वो नहीं, उसके बड़े भाई थे मीर बलक शेर मज़ारी, वो आए थे यहाँ पे। अब वो कैसे आए मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि वो मीर बलक शेर मज़ारी थे, शेरबाज नहीं थे। तो उन्होंने वो वहाँ पे अशोक होटल में ठहरे, दिल्ली के अशोक होटल में। वो जहाँ आए थे अशोका होटल में ठहरे? शादी अटेंड की, फिर अशोक होटल में ठहरे। तो ये टेलर से कैसे मुलाकात हुई वो ज़रा बताएं। टेलर्स जो संतूराम रहेजा के एक बेटा रहा था, BR रहेजा, अगर सही याद करता हूँ शायद बलदेव राज रहेजा। ये संतूराम कौन है जी? संतूराम भी वहाँ के बुजुर्ग हैं, रहेजा परिवार के एक हेड, जो कि पाकिस्तान से यहाँ माइग्रेट करके आए थे, डेरा गाजी खान से या आपके रुझान से? दिल्ली में आके वो कीर्तनगर में आके शिफ्ट किए। ठीक है। उनके बेटा जो था मोरी गेट में टेलर की दुकान करता था। अब मीर साहब यहाँ कैसे पहुँच गए? शादी में आए थे, और शादी के बाद वो उनको पता लगा भी यहाँ पे कोई सूट सिलवाने वाला है, शायद सूट सिलवाने आ गए इसके पास, BR रहेजा के पास। और वो खुद भी जब पाकिस्तान से आया तो वो भी 15-16 साल का, 17 साल का तब भी था। ठीक है। तो वो टेलरिंग काम उसने 22 साल की उम्र कर रहा था, 25 में जो भी था, वो पहचानता था भी ये बलक शेर मज़ारी हैं। तो उसने वेरीफाई कर जब ये है तो इसको हम ले चलेंगे पलवल की। ये कौन से सन की बात हुई? रफली 1952 की हो सकती है। ओके, 5 साल बाद ही। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। अच्छा, तो फिर उन्होंने फिर उनको जो भी रहेजा परिवार या दूसरों की सहायता से उनको पलवल ले जाया गया। पलवल में जो भी बुज़ुर्ग थे हमारे, जो कि कुछ वधवाज थे, रहेजाज थे, कुकरेजाज थे, और बहुत लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज़ जो थे, जिनको वहाँ रुझान बिरादरी, रुझान पंचायत कहते हैं, वो लोग इकट्ठे हुए। GT रोड के पलवल देखना हो तो आपने जहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या SDM का दफ्तर है या बैंक है, उसे जस्ट अपोजिट रिक्शा स्टैंड है, वहीं पर ही एक खुले ग्राउंड में उनका स्वागत किया गया। और उनको इस चीज़ का धन्यवाद दिया गया कि आपने दिन रात वहाँ पेट्रोलिंग करके, तीनों भाइयों ने हमारी जान सही सलामत बचाई है।
उनको एक सोने की चेन भी ऑफ़र की गई, डाली गई कि आपके धन्यवाद स्वरूप हम पेश करते हैं। तो मैंने सुना है कि वो इमोशनल होकर रो पड़े थे कि आप ना आते तो अच्छा था, वहीं रहते आप। वो रो पड़े थे। वो रो पड़े। हाँ, जाहिर है, बिल्कुल रोना भी चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से आज भी ये पैगाम आते हैं। उनकी तरफ से मीन्स कि टोटली जितने भी जिस भी एरिया से गए उनके सबके ये पैगाम आते हैं कि हमने सोना खो दिया, कोयला ले लिया। तो हमारे परिवारों ने बहुत कुछ खोया है, बिल्कुल। ये तो हुआ एक वाक्य। आप बता रहे हैं कि आपने अपने परिवार के लिए या अपने कम्युनिटी के लिए ऐसे 25 संस्मरण लिख के रखे हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ। कुछ ये हैं कि सन 100 में मेरे ताऊ जी 1945 के आसपास पाकिस्तान से यहाँ आए थे हरिद्वार। पहले वो दिल्ली आके रुके ट्रेन से। अच्छा। दिल्ली की बताते हैं आबादी उन्होंने 7 लाख थी, बहुत छोटा सा शहर था। यहाँ से वो हरिद्वार गए, अपनी पहली पत्नी के जो अस्थियाँ फूल चढ़ा के जाया था। 2-4 जब भी मौका मिलता 4-5 अस्थियाँ इकट्ठी एक जना ले आता था, जी, सभी जी, हमारी जी। परवाह कर देना। वो दूर होने की वजह हरिद्वार से। जा ही नहीं पाता था कोई। जी, जी। रखिए में जब मौका मिलेगा भेजेंगे। तो उन्होंने हरिद्वार का जिक्र किया। उससे और पहले 1864 में मैंने रामस्वरूप पंडित की, जो पेवा में काम करते थे, उनकी बही में देखा कि आपके परदादा श्री घणूराम और खोताराम और एक श्री नानूराम, 2-3 लोगों के इन्होंने 1864 ईस्वी में हाँ। पेवा आए अच्छा। और कुछ कर्म किया, कुछ ये किया वो किया, ऐसे करके चले गए। अच्छा। तो फिर ये शख्स प्राइम मिनिस्टर बने, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, बलक्षीर मदारी। ठीक है। इसका वाला दिया। और बाकी कोई विशेष तो नहीं है, बाकी तो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं। और बाकी कोई वर्थ मेंशन कोई तो जैसे मैंने मेंशन किए हैं बीच बीच में, बाकी कोई ऐसा तो है नहीं। बाकी उनके टीचर्स थे, उनके टीचर थे मेरे फादर के, वहाँ पर 1940 में पढ़ाते थे। 40 साल बाद हम उनको फतेहाबाद मिलने गए। अच्छा। मास्टर धन्नूराम मनचंदा, वो वाइफ के मौसी के ससुर भी हैं। तो मैं उनके पैर छुए। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी के टीचर थे। कहते अच्छा, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। कहते मैंने एक शख्स लड़के को पढ़ाया हुआ है, वो अब इस टाइम सेशन जज है। मैंने क्या नाम है उसका? कहते हरीराम। अच्छा। अब मुझे पता है कि वो हरीराम की जो बेटी है वो अभी लीगल रिमेम्बरेंस भी रही हैं, सेशन जज भी रही हैं। हाँ। और हो सकते हैं अम्बाला में एडिशनल सेशन जज रही हैं। अच्छा। कुछ हम करनाल में भी रही हैं। नाम क्या है उनका? बिमलेश तंवर। तंवर। बिमलेश तंवर। अच्छा, लेकिन फिर ये तंवर हैं, राजपूत हैं, ये पंजाबी नहीं है। नहीं नहीं, तंवर ये राजपूत नहीं, लेकिन लोकल कम्युनिटीज़ में है नाम ये। हाँ, तंवर है ना, बिल्कुल है, तंवर बहुत है हमारे यहाँ पे। तो बात हो रही थी, तो मैंने कहा जी आपने तो कमाल ही कर दिया कि आपके पढ़े हुए लड़का इस समय सेशन जज है। तो वही एक मौका था जब मैं और मेरी वाइफ गए थे वहाँ पे फतेहाबाद। और लाइफ में पहली बार मैंने फतेहाबाद देखा था, क्योंकि हिसार फतेहाबाद जाने का भी चांस नहीं था। हिसार में अंडर ट्रेनिंग था। मैंने चलो भाई इस बार फतेहाबाद चलते हैं, वाइफ भी साथ चली गई, मैं मौसी को मिलाऊंगी। वहाँ गए तो मैं फादर के टीचर मिल गए, मैं बैठे चाय वाय पी, शाम को आ गए। मेरी छोटी बिटिया थी 6-8 महीने की, उसको भी साथ ले गए थे। तो इस तरह की कहानियाँ छोटी छोटी पीस मिल। सारी गुफ्तगू के बीच में एक बात आती है कि मुझे कहीं ज़बान नज़र नहीं आई जो आपकी बुज़ुर्गों की ज़बान थी। वो आपकी पीढ़ी तक कायम है या आप भी भूल चुके हैं, या आपके? मेरी बेटी कुछ कुछ जानती है और आप? मैं तो खैर 99% जानता हूँ। जानते हैं। मेरी बेटी कुछ कुछ वर्ड्स मेरे से इंग्लिश कुछ सेंटेंस उसमें बोलती है। पापा जी नमस्ते, लड्डू पेड़े सस्ते, ऐसे समथिंग लाइक दैट, इस तरह स्टोन में बात करती है। या वो छोटी मोटी क्या करें दे पे हो, या समथिंग लाइक दैट, थोड़ी थोड़ी बात करती है। सचिन भी बेटा भी कोई कोई सेंटेंस अपनी भाषा में बोल लेता है। अच्छा। लेकिन उससे आगे नेक्स्ट सेंटेंस में ज़्यादा नहीं है। हालांकि मेरी बहू रानी भी कुछ पंजाबी के सेंटेंसेस जानती हैं, वो भी इसके मुजफ्फरगढ़ी परिवार, चावला परिवार से बिलोंग करती हैं।
तो लेकिन ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन, तीसरी चौथी जनरेशन तक अपनी भाषा नहीं जा रही है। तो इसका क्या कारण है, क्यों हम लोग अपनी ज़बान को लेके अवेयर नहीं हैं?